बात कर रहे थे इंश्योरेंस क्लेम वाले चैप्टर की, और जो कि एप्लीकेबल है फॉर सीए इंटर ग्रुप फर्स्ट अकाउंट्स के लिए। और आज उसी के सीरीज में अपन ने बात करी थी लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी की, अपन बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने आईसीए के मॉड्यूल से अप्रॉक्स 4 से 5 क्वेश्चन करे थे और 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे। आज अपन 2 क्वेश्चन और करके लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी को एंड अप कर देंगे, ठीक है। फिर अपन लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी चालू करेंगे इंश्योरेंस क्लेम में। और अगर तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पे आपको फुल कोर्स मिलेगा, अवेलेबल होगा किसका, एडवांस अकाउंट का, अकाउंट्स का एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और एडवांस अकाउंट के इसी में आज आपको सबसे पहले कंसोलिडेशन वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर, अगर अपन 7 की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 है क्या ऐसा, ये एग्जाम्पल नंबर 7। मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ाऊंगा ढंग से पूरा। देखो, ऑन 31 मार्च 2002 फायर अकर्ड, फायर हो गई इन द प्रीमाइसेस ऑफ मिस सूरज ब्रदर। द कंसर्न had taken an insurance policy of 60,000 which was subject to average close। इस लाइन का मतलब समझ में आया। क्या हुआ कि भैया सूरज ब्रदर है एक मिस्टर, जिनके प्रीमाइसिस में आग लग गई 30 मार्च 2002 को, जिन्होंने पॉलिसी ले रखी थी 60,000 की, जो कि एवरेज क्लोज के सब्जेक्ट में थी। एंड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल रिलेटिंग टू द पीरियड 1 जनवरी 2002 से 31 मार्च 2002 तक। इट मीन्स कि वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर फॉलो, वो कौन सा ईयर फॉलो करता है, कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर। सर वो कैलेंडर ईयर फॉलो करता है। कैसे पता चला सर? ये देखो आपके पास स्टॉक एज पर द बैलेंस शीट 31 दिसंबर इतना था, आई बात समझ में। और ये देखो मैं आपको बताता हूँ, इधर नीचे भी इसने यू आर रिक्वायर्ड टू क्लेम, ठीक है। अब क्यों पता चला आपको, इसका भी रीजन बताता हूँ। देखो मैं आपको, इसने क्या बोला, 1 जनवरी 2002 से 31 मार्च 2002 तक का अपन को डेटा गिवन है, जिसमें अपन को 31 दिसंबर 2001 का ओपनिंग का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। इट मीन्स कि ये सब कैलेंडर ईयर फॉलो करता है, जनवरी से दिसंबर। तो इसने क्या करा सर, जनवरी से दिसंबर फॉलो करता है, तो जनवरी 2002, जनवरी 2002, फरवरी 2002, मार्च 2002, 29 मार्च 2002 तक इसने बढ़िया अपना बिजनेस चल रहा था। इसको क्या पता था कि 30 मार्च को इसके गोडाउन में आग लग जाएगी और आग लगने से इसके नुकसान हो जाएगा। बट 30 मार्च से पहले इस साल में, 30 मार्च से पहले इस साल मतलब 1 जनवरी 2002 से लेकर 30 मार्च 2002 तक के इसके बहुत सारे ट्रांजैक्शन थे। ट्रांजैक्शन कैसे थे कि भैया ओपनिंग स्टॉक, मतलब पिछले साल का जो क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग था, ओपनिंग होगा यस सर, वो कितना था सर 95,600। जो परचेज थी जिसके अंदर इंक्लूड था परचेज ऑफ मशीनरी वो था 170,000। वेजेस जिसके अंदर इंक्लूड था वेजेस इंस्टॉलेशन वाला वो था 50,000। सेल कितनी थी, सेल थी आपके पास 2,75,000 की, जिसके अंदर इंक्लूडिंग था गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटिंग 49,500। 49,500 का आपका क्या था भैया, 2,75,000 में शामिल था। एंड नो अप्रूवल, कोई भी अप्रूवल नहीं आया, हैज बीन रिसीव्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। मतलब कहने मतलब क्या हो गया कि आपने जो 49,500 के जो आपने गुड्स भेजे थे ऑन अप्रूवल बेसिस पे, उसमें से 2/3 का आपका अप्रूवल रिसीव नहीं हुआ। और जिन पे अगर अप्रूवल रिसीव नहीं होता हम उन्हें सेल नहीं मानते हैं। अगर अपन सेल नहीं मानते हैं लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग, लेकिन सर एक बात बताओ, इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग वो जो अप्रूवल वाला माल था वो अपने गोडाउन से तो गया ना, वो अपने गोडाउन से तो गया। और अगर अपने गोडाउन से गया तो वो अपन कहाँ दिखाएंगे सर, क्रेडिट साइड दिखाएंगे। सर कहाँ पे दिखाएंगे, क्रेडिट साइड दिखाएंगे। आई बात समझ में? यस सर। और जो 2/3 और जो उसमें से जो 2/3 है, उसमें से जो 2/3 है, नहीं समझे मेरी बात को? कहने का मतलब ये हो गया कि सर एक बात बताओ, आपके पास जैसे है ना गुड्स सोल्डर अप्रूवल था, आपने 49,500 का माल ऐसे भेजा कि अगर तू अप्रूव करेगा तो मैं सेल मान लूंगा, अदरवाइज नहीं मानूंगा। एक बार बताओ, मेरे गोडाउन से गया नहीं गया वो माल? यस, मेरे गोडाउन से 49,500 का माल चला गया, मैं 49,500 को क्रेडिट साइड में डाल दूंगा। बस इतना सा बात समझनी है आपको। जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पूरा समझाएंगे आपको, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना था सर? 20% ऑन सेल था। मतलब क्या, एक बात बताओ मेरे को, क्या पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है क्या? नो सर, नहीं बनाना, बिकॉज अपन को जीपी रेट गिवन है। एंड जो सेल्वेज गुड्स की वैल्यू कितनी है? 12,300। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ द क्लेम टू बी क्लोज्ड।
टू द इंश्योरेंस कंपनी। आपको क्लेम अमाउंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर? यस सर। अब अपन बात करते हैं, आ जाओ इधर पे सॉल्यूशन पे। देखो जीपी रेट अपन को गिवन है क्या, 20% ऑन सेल। यस सर 20% ऑन सेल, ये लिखा हुआ सर। कहाँ पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ सर, मैं बताऊँ ना आपको, ये लिखा हुआ सर। आप ये लिखा हुआ सर 20% ऑन सेल, ये लिखा हुआ सर 20% ऑन सेल। क्लियर? आ जाओ, फिर आ जाओ, फिर आगे क्या बनाना है सर, अपन को बनाना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा बनाना है अकाउंट अपन को, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है, स्टेप सेकंड में ये बनता था। क्या सर इस क्वेश्चन में कोई अबनॉर्मल आइटम है क्या, क्या इस क्वेश्चन में सर कोई अबनॉर्मल आइटम है क्या? नो सर, कोई भी अबनॉर्मल आइटम नहीं है, कोई भी राइट ऑफ नहीं है, कुछ भी पुअर सेलिंग आइटम नहीं है। मतलब सर अपना मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कितने कॉलम का बनेगा, 1 कॉलम या 3 कॉलम का? सर 1 कॉलम का बनेगा। क्लियर? यस सर। तो 1 कॉलम का अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट भी बना लिया, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1 कॉलम का। आई बात समझ में? यस सर। आई बात बताओ, सबसे पहले स्टॉक लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना था सर, 95600, 95600 लिख दिया। सर परचेज कितनी थी, 1,70,000 की, जिसमें से 30,000 की मशीनरी जो अपनी परचेज नहीं मानते हैं, तो 1,40,000। 50,000 की वेजेस थी, जिसमें 3,000 के वेजेस वो वाले इंक्लूड थे जो अपन वेजेस इनको मानते नहीं है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मशीनरी पे जो किया हुआ खर्चा मशीनरी की कोस्ट में जुड़ता है, नो कि वो वेजेस अकाउंट खुलता है वहाँ। ठीक है, तो ये 3,000 माइनस हो जाएंगे, 47,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद सेल क्या है, सेल का मैं आपको पूरा वर्किंग नोट समझाऊंगा। अभी सेल को अपन वर्किंग नोट पे आ जाते हैं, सेल के। क्लियर? यस सर। अपन अभी सर सेल के वर्किंग नोट पे आते हैं, और ये रहा सर सेल का वर्किंग नोट आपका। ये रहा सर सेल का वर्किंग नोट, ये रहा देखो सर सेल का वर्किंग नोट। टोटल सेल अपन को 2,75,000 की गिवन थी क्या? देखो सर, जो टोटल सेल थी, जो सेल थी वो 2,75,000 की थी, इंक्लूडिंग करते हुए अप्रूवल वाली सेल को, अप्रूवल वाली सेल को इंक्लूडिंग करते हुए। अप्रूवल वाली सेल कितनी थी, 49,500 की। ठीक है सर, मतलब 2,75,000 इज द टोटल सेल, एंड इन इट जिसके अंदर 49,500 की जो सेल है वो अप्रूवल वाली सेल है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि सर 2,25,500 वाली जो सेल है, मैंने क्या कहा सर, 2,25,500 वाली जो सेल है वो तो सर आपकी एक्चुअल सेल है। क्या सेल है सर, वो आपकी एक्चुअल सेल, मतलब नॉर्मल सेल है सर। वो तो आपकी, वो तो होगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। नो सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है सर, आगे क्वेश्चन पढ़ो कि सर नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। क्या लिखा हुआ है सर, 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, मतलब जो मैंने गुड्स अप्रूवल पे भेजा था उसके 2/3 में कोई भी अभी तक अप्रूवल रिसीव नहीं हुआ। इट मीन सर वो जो 2/3 है, जो हमने सर 49,500 का जो माल भेजा था, उसमें से सर जो 2/3 है वो आपका सेल नहीं है, उसमें से 2/3 आपका सेल नहीं है, और 1/3 आपका सेल है। आई बात समझ में? तो 1/3 आपका सेल है तो वो सेल अमाउंट से आएगा, और जो 2/3 आपकी सेल नहीं है वो आपकी कॉस्ट अमाउंट से आएगी, लेकिन आएगी क्रेडिट साइड ही। लेकिन आएगा सर कहा, क्रेडिट साइड। मैंने कहा था क्योंकि इंश्योरेंस वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर आपके गोडाउन से कोई भी माल जाता है तो वो आपका क्या होता है सर, वो आपकी सेल होती है, वो आपके क्रेडिट साइड में आता है। क्लियर? मैंने यहाँ पे माल वर्ड का है, मैंने माल का मतलब होता है गुड्स नॉट एसेट, इसलिए मैंने यहाँ पे असेट माइनस करी थी। आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था इंश्योरेंस कंपनी के केस में जो भी चीज आएगी वो आपकी डेबिट साइड में लिखते चलो, बट माल आना चाहिए, माल। आई बात समझ में? माल, नॉट असेट। क्लियर? अब देखते हैं सर इधर, तो सर जो 49,500 है उसमें से सर जो 1/3 अप्रूव्ड हो गया, तो 1/3 निकालेंगे रेफरेंस का। कितना निकालेंगे सर, 1/3 निकालेंगे तो कितना आता है, 16,500 आता है, जो कि अप्रूव्ड हो गया, तो उससे अपन क्या मानेंगे सर, सेल मानेंगे। और जो 2/3 है, मतलब सर 33,000 जिसका अप्रूवल पेंडिंग है,
वो अपने क्या माना जाएगा, सर एक तरीके का स्टॉक माना जाएगा कि भैया मेरा माल उसके घर पड़ा है, उसके घर पड़ा है, अभी तक उसने अप्रूव नहीं करा, एक तरीके से वो मेरा स्टॉक है। और स्टॉक हमेशा सर आपको मैंने बताया था हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू होता है अकॉर्डिंग टू AS2 के अकॉर्डिंग। हमेशा सर अपन ने स्टॉक को किस पे वैल्यू करा है, हमेशा अपन ने कॉस्ट पे वैल्यू करा है। तो आपकी स्टॉक आपका कितने का वैल्यू पड़ा था उसके पास, 33,000 का, जिसमें से सर आप क्या माइनस करोगे, प्रॉफिट हो माइनस करोगे, तभी तो कॉस्ट आएगी। बिकॉज ये क्या है, आपकी एक सेल वैल्यू है 33,000, इट इज अ सेल वैल्यू। और सेल वैल्यू में से जब आप प्रॉफिट माइनस करोगे देन यू विल बी फाइंड, तभी तो आप प्राप्त करोगे क्या सर, तभी तो आप कॉस्ट प्राप्त करोगे। तो सर 20% प्रॉफिट है आपका सेल पे, तो 33,000 माइनस 20%, देन इट कम्स टू 26,400। 26,400 सर ये क्या है आपकी, ये सर आपकी कॉस्ट है। ये क्या है सर आपकी कॉस्ट। कॉस्ट मतलब सर ये जो आपका जो अप्रूवल पेंडिंग वाला मामला था वो आपका क्रेडिट साइड में तो जाएगा जाएगा, क्योंकि सर ये माल है, गुड्स है, गुड्स भेजा है। देखो सिंपल सी बात है, आपने इधर देखो, पहली बात देखो गुड्स है या सेट है, सर ये गुड्स है। देखो मैं बताऊं आपको, सर ये गुड्स है, क्या है सर, ये गुड्स है, गुड्स है ना, गुड्स है, इट मीन सर क्या होगा, अपने इंश्योरेंस के लिए वो अपने लिए क्या है सर, मान्य है कि हाँ भाई इसका कुछ ना कुछ अपन को करना होगा। अब गुड्स इसने भेजा है तो सर कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, सर क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। अब यहां तक की बात समझ में आ गई। अब उसके बाद आपको एक ही बात दिमाग लगानी है कि अगर वो अप्रूव्ड हो गया तो वो सेल है, अप्रूव्ड नहीं हुआ तो वो अपना स्टॉक है, लेकिन आएगा तो सर क्रेडिट साइड ही ना, यस सर, क्योंकि अपन से गया है ना, यस सर, क्लियर। तो देखो आप 26,400 आ गया, ठीक है। तो सर ये अपन ने सेल मानी जिसमें अप्रूव्ड हो गया, यस सर। तो एक बात बताओ सर, टोटल अगर मैं नॉर्मल सेल, जो सर ये मेरी जो नॉर्मल सेल है, इस नॉर्मल सेल में मैं ये अप्रूव्ड वाली सेल और जोड़ दूं, कौन सी वाली, ये जो अप्रूव्ड वाली सेल है, तो सर मेरे पास टोटल सेल हो जाएगी 2,42,000। कितनी हो जाएगी सर, 2,42,000। कितनी हो जाएगी सर, 2,42,000। आई नहीं यही बात समझ में, यस सर, क्लियर हो गई। क्योंकि देखो ये नॉर्मल सेल आई गई थी अपने पास, इस नॉर्मल सेल में अपन ने ये अप्रूव्ड वाली सेल जोड़ ली, तो अपने पास टोटल सेल आ गई। अपने पास क्या गई सर, ये टोटल सेल आ गई 2,42,000। क्लियर हुआ, यस सर, ठीक है, क्लियर, यस सर, एकदम। इसमें सिर्फ सर एक सेल का ही पॉइंट था जो आप समझना था, वो आपने ढंग से समझ लिया होगा। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सेल का क्या सिस्टम है। तो देखो ये सेल डाल ली सर अपन ने 2,42,000 की टोटल सेल, और जो कंसाइनी वाला क्यों, क्योंकि ये अनअप्रूव्ड है। कौन सा अप्रूव्ड है सर, ये अनअप्रूव्ड है, ये क्लियर हो गया। तो अनअप्रूव्ड की हमेशा कॉस्ट पे दिखाते हैं, मैंने अभी कॉस्ट निकाली 35,000 में से 20% प्रॉफिट माइनस करा, ठीक है। जीपी कितना था, 20%। 20% किस पे निकालेंगे सर, सेल पर। सेल कितनी है सर, 2,42,000 का 20% निकालोगे इतना आ जाएगा। बैलेंस फिगर आपका क्या आ जाएगा सर, स्टॉक। और फिर तीसरी स्टेप क्या थी सर, लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है। तो आप स्टॉक में क्या करोगे सर, स्टॉक में क्या करोगे सर, आप स्टॉक में से सर हम जोड़ेंगे फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। कोई भी फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस है क्या, नहीं है सर। फिर माइनस करते थे सेल्वेज, कोई सेल्वेज है क्या, ये नहीं सर, सेल्वेज 12,300 माइनस कर देंगे। 12,300 माइनस कर देंगे तो सर अपने पास बचेगा 50,300 का लॉस ऑफ स्टॉक, कि भैया हमारे पास इतने स्टॉक का लॉस हो गया है। फिर सर एक बात बताओ, इस क्वेश्चन ने कह दिया एवरेज क्लोज है, बट सर अगर ये क्वेश्चन नहीं कहता तो एक बात बताओ, इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी है, 60,000 की। किससे कंपेयर करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक से। क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, 62,600। मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो आपको एवरेज क्लोज अप्लाई करना है। और जब भी आपका एवरेज क्लोज अप्लाई होगा तो फॉर्मूला होता है पॉलिसी का अमाउंट डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। पॉलिसी का अमाउंट डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक, मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक। मैंने क्या बोला सर, पॉलिसी का अमाउंट डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। जो उधर से आया तो आपके पास सर क्लेम का अमाउंट हो जाएगा 48,210। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो एक बात ध्यान रखना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है ये, हर बार एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन, हर बार आता है एग्जाम में।
मतलब इस क्वेश्चन में क्या है कि इसने देखो परचेज घुमा दी, वेजेस घुमा दी, ये इसने सेल का अच्छा पॉइंट दे दिया। और ये अगर चाहे क्वेश्चन वाला और थोड़ा सा इसको अच्छा करना क्वेश्चन को, तो ये स्टॉक को भी एट द रेट 10% कम है या 10% पे ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे लिख सकता है। 4 पॉइंट आपको ये क्वेश्चन दे देगा, तो ये आराम से 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, और बनता आया है, आप देख लेना पिछले सालों के क्वेश्चन को। क्लियर? आरटीपी एमटीपी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ये, हमेशा देते हैं इसको, पता नहीं क्यों देते हैं। क्लियर? समझ में आई बात? अब बात करते हैं सर अपने अपने अगले एग्जाम्पल पे। नहीं सर, अब अगला एग्जाम्पल नहीं है अपना, सिर्फ अपने सर यहाँ तक ही थे, या एक और बार मैं देख लेता हूँ सर, चेक कर लेता हूँ, मेरे को इतना कंफर्म नहीं है कि और भी थे या नहीं थे। यस सर, आपके यहीं तक ही थे सर, आपके यहाँ तक ही थे। फिर मैंने लिख दिया है सर, रेस्ट क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क। बचे हुए क्वेश्चन सर आपके क्या होंगे? होमवर्क होंगे। क्या आपको सर ये लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? जितने भी लॉस ऑफ स्टॉक के क्वेश्चन हैं, जितने भी एग्जाम्पल नंबर 8 तक या 7 तक, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 7 तक, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 या 5 तक, 5 तक, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 और एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 7, इट मीन्स टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं सर? टोटल 12। कितने होता है सर टोटल? टोटल होते हैं सर 12 क्वेश्चन सर, टोटल की टोटल आपको सर 12 क्वेश्चन सर आपके होमवर्क है। ये 12 के 12 क्वेश्चन सर आपको जाके एक बार जरूर इनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि सर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ सके कि यार एक्चुअली में ये है क्या। सर इसी के साथ आपका लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी सर आपका खत्म होता है। अब अपन बात करेंगे सर नेक्स्ट वीडियो में लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी की, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी की। क्लियर सर? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में जितने भी कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। इसी के साथ सर अब समय आ चुका है अलविदा लेने का। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड जरूर डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यस सर।